हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बात करेंगे शक्ति संतुलन की अवधारणा की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोप जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शक्ति संतुलन का अभिप्राय यह है कि जब विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे, अर्थात कोई भी एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो या वो इतना शक्तिशाली न हो कि वो दूसरे पर हमला कर उसे दबाए, या वो इतना कमज़ोर नहीं हो कि कोई दूसरा राष्ट्र उस पर हमला कर सके। इसकी तुलना हम एक तराजू के समान कर सकते हैं कि जिस प्रकार से तराजू के दो पलड़े समान भार के होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार की साम्यावस्था विभिन्न राज्यों में, चाहे संधियाँ हो चाहे समझौते हो, इसके द्वारा बिल्कुल बनी रहती हैं। जैसा कि शक्ति संतुलन के संदर्भ में क्लार्ड ने कहा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र मतलब जो पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं, अपने आपसी शक्ति संबंधों को, अर्थात जो भी उन्होंने संधियाँ की हैं, जो भी उन्होंने समझौते किए हैं, चाहे वो किसी भी संदर्भ में किया हो, बिना किसी बड़ी शक्ति के, अर्थात कोई दूसरा राज्य चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उनके संबंधों में हस्तक्षेप ना करे, स्वतंत्रतापूर्वक संचालित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायकों के हाथों में होती है। अब बात करते हैं हम डिकिंसन के अनुसार। डिकिंसन के मतानुसार संतुलन शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों में ही किया जाता है। समानता का अर्थ है लेखा, संतुलन का अर्थ होता है समानता। लेकिन जब संतुलन किसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ होता है असमानता। शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रथम अर्थ का दावा करता है किंतु दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस परिभाषा को आप देखिए कि जब हम शक्ति संतुलन की बात करते हैं तो समानता और असमानता दोनों की ही बात करते हैं। हर राष्ट्र, जब हम सैद्धांतिक रूप में देखते हैं तो शक्ति संतुलन की बात करते हैं, लेकिन वो हमेशा शक्ति की असमानता के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। अर्थात हम सभी चाहते हैं कि हमारा राज्य अन्य देश की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हो और इसके लिए शक्ति को बढ़ाया भी जाता है, शक्ति को प्रदर्शित भी किया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय हित हों उन पर कोई आंच ना आए और शक्ति के द्वारा उन हितों की पूर्ति की जाए। इसी प्रकार से फैनलॉन ने कहा है कि शक्ति संतुलन का एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि अपने पड़ोसी राज्य को इतना शक्तिशाली कभी न बनने दो कि वह भय का कारण बन जाए। अर्थात अगर पड़ोसी राज्य शक्तिशाली बन गया तो हम भय के वातावरण में रहेंगे, तनाव के वातावरण में रहेंगे और ये भय हमेशा बना रहेगा कि वो कब हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा दे। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि चाइना की शक्ति भारत की शक्ति से ज़्यादा है और चीन जब उसको आवश्यक लगता है तब वह भारत के ऊपर अपनी नीतियों को थोपने का प्रयास करता है, सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास करता है और एक भय का वातावरण व्याप्त करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति एक प्रक्रिया, एक नीति, एक व्यवस्था के रूप में चित्रित किया जा सकता है। हम इस चीज़ को इस प्रकार ले सकते हैं कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक विशिष्ट शक्ति का द्योतक होती है। विशिष्ट शक्ति मतलब बराबरी के आधार पर होता है।
शक्ति का अर्थ है शक्ति का समान वितरण, अर्थात समान वितरण जिस प्रकार से कि तराजू के बराबर भाग होते हैं। दूसरा हम शक्ति संतुलन को लेते हैं विदेश नीति के रूप में, जैसे कि केनेथ, टॉमसन, मार्गेंथौ, चर्चिल आदि ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। वे मानते हैं कि संतुलन शक्ति खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? कि अगर सभी राष्ट्रों की शक्ति संतुलन होगी तो फिर कोई उनमें अंतर ही नहीं रह जाता है। विदेश नीति की दृष्टि से राष्ट्र उसी समय शक्ति संतुलन की अवधारणा स्वीकार करते हैं जबकि वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रबल हों। चर्चिल ने शक्ति संतुलन को ब्रिटिश विदेश नीति का अद्भुत परंपरा बताया है। इसी प्रकार से हम शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में भी ले सकते हैं, जहां आधुनिक विश्व में जहां बहुत सारे राज्य हैं, शक्ति संतुलन द्वारा एक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन अवधारणा के 8 अर्थ बताए हैं, जिनका हम संक्षेप में इस प्रकार से विवेचन कर सकते हैं। जैसा पहले बताया है, बैलेंस मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अर्थात संतुलन का अभिप्राय है शक्ति का समान वितरण। सामान्य अर्थ में शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का वितरण। जब कोई राजनीतिज्ञ कहता है कि शक्ति का संतुलन परिवर्तित हो गया है तो उसका तात्पर्य है कि उसका विरोधी पहले की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, अर्थात अब दोनों की शक्ति, स्वयं के राष्ट्र की और अन्य राष्ट्र की शक्ति समान नहीं रही है। इसी प्रकार से दूसरा है बैलेंस मीनिंग इक्विलिब्रियम, शक्ति की साम्यावस्था। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है दो प्रतियोगी राष्ट्रों, गुटों, राष्ट्रों के समूह और प्रतिस्पर्धी दलों में शक्ति की समानता है। नेक्स्ट है बैलेंस मीनिंग हेजेमनी, अर्थात शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति की प्रबलता। इसका तात्पर्य है कि संतुलन शक्ति के वितरण का वह यंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य शक्ति की अति अधिकता हासिल करना चाहते हैं। वैसे तो ये हर राष्ट्र के स्वभाव में है कि वो ये शक्ति की प्रबलता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस मीनिंग स्टेबिलिटी एंड पीस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता लाने वाला सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत है। संतुलन यथास्थिति की नीति का समर्थन करता है और जब यथास्थिति की स्थिति आती है तो उससे स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। शक्ति संतुलन से आक्रमण रोकने में मदद मिलने की बात कही जाती है और इसका पक्ष पोषण इस आधार पर किया जाता है कि इससे शांति आती है। और हम सब जानते हैं कि शांति और स्थिरता एक दूसरे के पूरक है। जब स्थिरता आएगी तो शांति स्वतः ही आ जाएगी। नेक्स्ट बैलेंस मीनिंग इनस्टेबिलिटी एंड वॉर, अर्थात शक्ति संतुलन से अस्थिरता और युद्ध भी हो सकता है। कब? जब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का कारण यह था कि जर्मनी को एक गलतफहमी थी कि उसकी शक्ति उसके विरोधियों की शक्ति को संतुलित कर सकती है। शक्ति के संतुलन से भय और अविश्वास बढ़ता है और जब असंतुलन व्याप्त होता है तो हम सब जानते हैं कि उसका परिणाम युद्ध होता है। इसी प्रकार से बैलेंस मीनिंग पावर पॉलिटिक्स, शक्ति की राजनीति। शक्ति संतुलन के लिए हम सभी जानते हैं कि संघर्ष वस्तुतः शक्ति का ही संघर्ष है, अर्थात द स्ट्रगल ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर इन इफेक्ट इज द स्ट्रगल फॉर पावर। शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष पर्यायवाची हैं, ठीक है। अर्थात पावर पॉलिटिक्स ऑफ प्योर पावर एंड द बैलेंस ऑफ पावर आर हियर मर्ज्ड इनटू वन कंसेप्ट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शक्ति की राजनीति ही शक्ति संतुलन है। नेक्स्ट बैलेंस इज इम्प्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ हिस्ट्री, अर्थात
शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में। इसका तात्पर्य जहाँ राष्ट्र राज्य व्यवस्था होगी वहाँ किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य होगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हो या इटली के राज्य। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति संतुलन के नियम को हमेशा ध्यान रखती है। और लास्ट हम बात करें तो शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक, बैलेंस एज अ सिस्टम एंड गाइड टू पॉलिसी मेकिंग, अर्थात संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था या तंत्र के रूप में देखा जाता है। इस अर्थ में शक्ति संतुलन एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का वाचक होता है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति कारक के महत्व को प्रतिपादित करती है तथा विदेश नीति के निर्माण में शक्ति संतुलन को ध्यान में रखे जाने पर जोर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम ये देख सकते हैं कि जब 1914 के प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप के राज्य दो गुटों में बंटे हुए थे। एक गुट फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का था और दूसरा गुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा टर्की के राज्य का था। इन दोनों की शक्ति लगभग संतुलित थी और दोनों पक्ष इस प्रयत्न में थे कि वे संतुलन को किस प्रकार अपने पक्ष में करें। इटली युद्ध छिड़ने पर काफ़ी समय तक किसी भी पक्ष के साथ खुल्लम-खुल्ला सम्मिलित होने में हिचकिचाता रहा। यद्यपि उसने जर्मनी के साथ गुप्त संधि की हुई थी। युद्ध में मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी होने से वह उनकी ओर ही लड़ाई में सम्मिलित हुआ। तो हम सब जानते हैं कि शक्ति संतुलन के अंतर्गत सभी राष्ट्र शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा से संघर्षशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। आगे हम इसी के बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।